नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग जो एबनॉर्मल हिमरेज होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है, जिसको हम मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, अस्तरिक दर बोलते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो उसका विचार किस तरह से करना चाहिए आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से, और हमें चिकित्सा क्या सोचना चाहिए, क्या देना चाहिए, इस पे हम आज 1 घंटा अभी इस पे बात करेंगे। जब भी एबनॉर्मल हिमरेज होता है, मतलब अश्रिकदर होता है, तो ये आजकल बहुत पाया जाने वाला बीमारी है। तो इसमें क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है शरीर से, तो कुछ ना कुछ तो इसमें एबनॉर्मल है। तो अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो हो रही है वह बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हो रहा है, ठीक है, उसको हम रक्त प्रदर बोलेंगे। उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है, और इंटरवल जो आता है मेंसेस का 1 महीने का टाइम, 28 डेज का जो साइकिल है, उसमें बीच बीच में आ रहा है, या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, तो इन सबको हम इसके अंडर में लाते हैं एबनॉर्मल या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो इसके अंडर में लाते हैं। तो आयुर्वेद में रजो वृद्धि की वजह से ऐसा हो सकता है, आर्तव वृद्धि की वजह से हो सकता है, रक्त प्रदर या अश्रुद्धर इसकी वजह से हो सकता है। अगर हम लोग इसकी संप्राप्ति देखें तो संप्राप्ति में पहले तो हमें ये पूछना है, सोचना है कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं वहां पे अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं उन पे प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से वो अति प्रवृत्ति में। और हम लोगों ने ये पढ़ा है चरक संहिता में, स्त्रोतोविमान्य अध्याय में पढ़ा है कि स्त्रोतस की दृष्टि कब होती है, अति प्रवृत्ति संगो वा शरणम ग्रंथोपि वा विमागमनम चेति स्त्रोतसाम दृष्टि लक्षणम। तो अति प्रवृत्ति हो रही है, मतलब ये स्त्रोतो दृष्टि का लक्षण है। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो तो बताएंगे सब कुछ, लेकिन हमें काय चिकित्सक भी होना चाहिए। काय चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे कि अति प्रवृत्ति क्यों हो रही है, तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यूट्राइन ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वहां पे वेस्कुलर सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हर महीने में, इसी के वजह से वहां पे रजो वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है। उसका कारण क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि वहां पे वात पित्त कफ तीनों इम्बैलेंस हुआ है, या फिर वहां पे रजोव स्त्रोतस और आर्तव धमनियां जो है उसमें इरिटेशन हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ रक्त की ही बीमारी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग बहुत सारा रेफरेंसेस देखते हैं अपने ग्रंथों में, तो शुश्रूष शारीर स्थान में दूसरा चैप्टर में 23 नंबर का जो श्लोक है, उसमें टीका में ऐसे बताया कि पित्त वृद्धोतस्य अति प्रवृत्ति उक्तत्वात्, मतलब शरीर में पित्त की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, द्रवतः, मतलब लिक्विड फॉर्म में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ के
और वह रक्त को दूषित करते हुए आर्तव स्रोतस में जाता है, तो यह रक्त प्रदर या ऐसे अस्त्रिकधर ऐसे कंडीशन होती है। या फिर कुष्ठ विसर्प पीड़ का बीमारी हो उसमें भी, या फिर रक्त पित्त हो, अधोग रक्त पित्त हो, उसके वजह से भी अस्त्रिकधर ये कंडीशन रहती है। मतलब कुष्ठ विसर्प पीड़ का मतलब रक्त वह स्रोतस में दुष्टि है, इसलिए कुष्ठ होता है, पीड़िका होती है, विसर्प होता है, और रक्त पित्त होता है, और अस्त्रिकधर होता है, ऐसा बताया गया है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर नरेंद्र सिंह सर, कृपया जो मैं ये बता रहा हूँ ना स्क्रीन, बहुत मेहनत से बताता हूँ, इसमें कर्सर चला के इसको दूषित ना करिए, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा पूरा ध्यान रहता है कौन डिस्टर्ब करने के लिए उद्देश्य से क्या कर रहा है। कर्सर मत चलाइए प्लीज, मुझे फिर उसको पूरा डिस्टर्ब होता है, और अगर आप करेंगे ऐसा फिर तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा यहाँ से। प्लीज डिस्टर्ब ना करे, कर्सर मत चलाइए स्क्रीन पे। सब समझ आता है कौन क्या कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। अगर नहीं ध्यान है तो आप यहाँ से चले जाइए। उसी तरह से अगर वायु का प्रकोप होता है, चरक चिकित्सा स्थान 30 में बताया है, योनि व्यापक चिकित्सा में, कुपितो अनिलः रक्त प्रमाण उत मुत्क्रम्य गर्भाशय गताः शिराः रजोवहा समाश्रित्य रक्तमादय तद्रजः यस्मात् विवर्त्याशु। मतलब वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है और रक्त का प्रमाण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो गर्भाशय में जो शिराएं हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें जो भी रजो वह स्रोतस है, उसमें रक्त को अति प्रमाण में ला देता है, और ये वृद्धि होके वो बाहर निकालने लगता है, एक्सपेल करने लगता है। यहाँ पे अपान वायु की दृष्टि होती है, ये इन्होंने चरक संहिता में बताया गया है। इसी तरह से अष्टांग हृदय निदान स्थान में बताया है, रजोति वृद्धि तापस योनि मेहन पायुषु। रज की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है तो योनि के रूप से निकलने लगता है। तो ये अलग अलग रेफरेंसेस बताए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शरीर में पित्त दोष है, वो बढ़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे रक्त धातु की दुष्टि है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इसका कारण हो सकता है कि शरीर में पित्त दोष जो है वो बढ़ा हुआ है। रक्त धातु का कोई ना कोई विकृति है, रक्त दूषित हुआ है बहुत ज्यादा, इसके वजह से है। यहाँ पे वात जो है, वात दोष बढ़ा हुआ है, जो वहां पे जो रक्त वाहिनियां हैं, जो गर्भाशय को ब्लड सप्लाई कर रही है, उनकी दुष्टि है, और वो वात दोष है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चल गुण से इसको निकाल रहा है बहुत ज्यादा। या अपान वायु जो है, अपान वायु जो है बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और पित्त को वो निकाल रहे हैं आर्तव स्रोतस में डाल के, इसकी वजह से मेनोरेजिया ये हो रहा है। वहां पे जो वजाइना का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, रेडनेस होता है, और योनि संताप भी होता है। अगर ये अपान वायु ने पित्त को दूषित किया तो वहां पे दाह पाक लालिमा, ये वजाइना ये एरिया में आ जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। तो आयुर्वेद में पहला है रक्तज रजो दुष्टि। तो अगर हम लोग रजो की दृष्टि, 8 प्रकार की रज दृष्टि और शुक्र दृष्टि बताइए, तो रक्तज रजो दृष्टि होती है, उसमें क्या बताया, कुणप ग्रंथ्यल्पल कुणप गंध्यन अल्पम च रक्तेन, मतलब कुणप ग्रंथि रक्त निकलता है, रक्तेन यत शुक्रम दूषितम तत् कुणप गंध्यत्यल्पम च भवति, चकारात शोणित वर्णम पित्त वेदनम च कुणपम शव्यस्त्वेव गंध्य सति कुणप गंधी। मतलब जिस तरह से डेड बॉडी का स्मेल आता है, उस तरह से रज प्रवृत्ति होने लगती है, बहुत गंदा स्मेल आता है। अनल्पम बहुलम मात्र, उसमें बहुत कम आता है या बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। रक्त नेति व्यपदेशो घृत तेल दग्धत्वात्, जिस तरह से तेल से जला दिया या घृत से जला दिया तो कितना गंदा स्मेल आता है, उस तरह से कुणप ग्रंथि, ऐसा वहां से रक्त प्रवृत्ति होती है। कुणप गंधल्पम रक्तेन, मतलब यहाँ पे रज जो है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल है, और वहां पे रक्त की दुष्टि है, और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फाउल स्मेलिंग आती है, जैसे कि डेड बॉडी का स्मेल आ रहा है। और इसमें क्या रहता है, पित्त दुष्टि रहता है। जहाँ पे रक्तज जो दुष्टि है, पित्त की दुष्टि दिखती है, वहां पे बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है बहुत ज्यादा, और पीले रंग का आता है, और लिक्विड कंसिस्टेंसी होती है, क्लॉटिंग नहीं होता है। इस तरह से इन्फेक्टिव ओरिजिन का जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है,
वहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग रक्तज रजो दुष्टि बोलते हैं। इसी तरह से पित्तज योनि व्यापत है, पित्तला योनि व्यापत। चरक संहिता में बताया है कि व्यापत कट्वम लवण शारदे पित्तजा भवेत, दाह पाक जरोष्णार्ता नील पित्ता सितार्तवा वृषोष्ण कडप स्त्रावा योनि सत पित्त दूषिता। मतलब अगर किसी स्त्री ने बहुत ज्यादा अम्ल लवण और क्षार का सेवन किया तो उसके शरीर का पित्त दोष जो है वो बहुत बिगड़ जाएगा, और उसके शरीर से बहुत ज्यादा ऐसा मैसेज आएगा जो दाह पाक और ज्वर रहेगा, नीले रंग का आएगा, पीले रंग का आएगा, ऐसा आएगा। और इसमें कुड़प स्त्राव, डेड बॉडी की तरह फॉल स्मेलिंग आएगा, और ये पित्त के दुष्टि की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर पाक हो रहा है तो वहां पे इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं, बर्निंग होता है। पित्तला योनि व्यापत को याद करिए, आप लोगों ने पढ़ा है। पित्तला योनि व्यापत में बहुत ज्यादा दाह होता है, जलन होती है, वहां पे वजाइनल एरिया में बहुत पेन होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और वहां पे ब्लीडिंग बहुत गरम गरम आता है, हॉट ब्लीडिंग होती है, और ब्लू कलर का या येलोइश और फाउल स्मेल का ब्लीडिंग होता है। तो आचार्य लोगों ने ये बताया कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा कटु रस, मतलब मिर्ची मसाला, गरम मसाला बहुत खाया, अम्ल खाया, बहुत एसिडिक वाला खाया, क्षार खाया, नमक खाया बहुत ज्यादा, उसकी वजह से फीमेल जेनिटल ऑर्गन से पित्त का बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाता है, और पित्तला योनि व्यापत ऐसा कंडीशन आ जाता है। यहाँ पर भी इन्फेक्टिव कंडीशन है, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। एक होता है असृजा योनि व्यापत। असृजा योनि व्यापत में क्या बताया है? रक्त पित्त करे नार्या रक्तम पित्तेन दूषितम अति प्रवर्तते योन्यम लब्धे गर्भे अपि सासृजा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे शरीर में पित्त बिगड़ा हुआ है, और बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, अति प्रमाण में हो रही है, और ओवम जो है वह ब्लीडिंग की वजह से यूट्रस में एम्बेडेड नहीं हो पा रहा है, और वो बहुत ज्यादा निकल रहा है। इसलिए इसको असृजा योनि व्यापत या रक्तजा योनि व्यापत ऐसे बताए। इसमें खासकर पित्त की दृष्टि होती है और रक्त की दृष्टि होती है, ये कंडीशन होता है। इसके बाद में बताया है, और ये आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है, ये हम लोग केवल रिवाइज कर रहे हैं। और इसी तरह से एक होता है परिप्लुता योनि व्यापत। परिप्लुता योनि व्यापत के बारे में बताया, पित्तलाय निर्संवासे शुद्ध उद्गार धारणा पित्त सम्मूर्जितो वायु वायु योनि दुष्यति स्त्रिया शुना सर्पा स्पर्शा क्षमा सातिनी पित्तम स्रवेत योनि वक्षण पृष्ठार्थी जो रहता है परिप्लुता। परिप्लुता योनि व्यापत में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो बर्निंग होता है बहुत ज्यादा, पीले रंग का और नीले रंग का ब्लड डिस्चार्ज होता है, और वहां पे सूजन आती है, योनि भाग में बहुत ज्यादा सूजन आती है, बहुत पेन होता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, और यूरिनरी ब्लैडर में हैवीनेस रहता है, लूज मोशन होते हैं, भूख नहीं लगती है, और किसी तरह से यहाँ पे ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस ऐसा कंडीशन रहता है, परिप्लुता योनि व्यापक। इसके बाद में है रक्तार्बुद। अगर यहाँ पे रक्तार्बुद के बारे में सुश्रुत संहिता में बताया है, दोषा प्रदूषितो प्रदुष्टो रुद्रम शिरासु संपीड़े संकोच्य गतस्तु पाकम सस्त्रावम उन्नहति मांसपिंडम मांसम, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं अर्बुद की उत्पत्ति हो रही है। रक्तार्बुद की उत्पत्ति होने की वजह से नया ग्रोथ हो रहा है, और उसके वजह से अब अर्बुद है वो फाइब्रॉइड के रूप में भी हो सकता है, अलग अलग जगहों पे फाइब्रॉइड हो गया, और उसके वजह से बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। इसी तरह से योनि में अर्श हो जाता है। सुश्रुत संहिता में बताएं, प्रकोपिता दोषा योनिम अभिप्रपन्ना सुकुमारन दुर्गंधान पिछिल रुधिर स्त्राविणा क्षत्र कारण करिरान जनयंती ते तु योनिमुपगंति आर्तवम च। मतलब अगर योनि में अर्श हो गया, यूट्रस में अंदर अर्श हो गया बहुत ज्यादा, सर्विक्स में हो गया, वजाइना में हो गया, और वहां पे कहीं ना कहीं इंजरी हो गया या पॉलिप हो गया, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा रक्त प्रदर होता है। इसी तरह से खास एक रक्त प्रदर की अवस्था बताइए जहां पे बहुत ज्यादा अति मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति होती है। अस्त्रिक दीयते इति अस्त्रिक धर्म इति प्रदरः प्रकर्षण दीयते इति प्रदरः ऐसा बताया है। जहां पे बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आते हैं उसको अस्त्रिकधर की अवस्था बताइए। और अस्त्रिकधर की अवस्था बताते समय अपने आचार्य वातज पित्तज कफज और श्लेष्मज सन्निपातज ये टाइप बताते हैं। वातज पित्तज कफज और श्लेष्मज या सन्निपातज ऐसा बताते हैं। सॉरी, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज चार टाइप का बताते हैं। तो इसमें हमें वात की वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा जब ब्लीडिंग होगा अस्त्रिक धर में, तो बहुत ज्यादा
वहां पे दर्द होगा, तकलीफ होगा। और इसका कारण क्या बताया है कि विरुद्धाध्यशन जीर्णात् गर्भप्रपातनात् अति मैथुनाच्च यानवाद कोशादित कर्षणात् भाराभिघात क्षपना दिवाच। मतलब अगर किसी ने बहुत ज्यादा इनडाइजेशन अगर बहुत ज्यादा हुआ है, या हाइपर एसिडिटी हुई है, एबॉर्शन की हिस्ट्री है, अगर एक्सेसिव इंटरकोर्स हो रहा है, अति मैथुन हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे उल्टी का बहुत ज्यादा वेग को रोका गया है, दीवा स्वाप हुआ है, या मानसिक कोई आघात हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे रक्त प्रदर हो जाता है। अगर यह कोई स्त्री लवण अम्ल गुरु आहार का सेवन करती है, कटु आहार का सेवन करती है, विदाही आहार का सेवन करती है, स्निग्ध आहार का सेवन करती है, ग्राम्य आहार का सेवन करती है, और बहुत ज्यादा कृष्णा खाती है, खिचड़ी खाती है, दही का सेवन ज्यादा करती है, तो उसको कहीं ना कहीं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होने लगता है। ये कारण हमारे बताए हैं, हमें हेतु निकालना पड़ता है। उसमें फिर क्या रहता है कि रक्तम प्रमाणम उत्क्रम्य, अति प्रमाण में रक्त की प्रवृत्ति होती है, पैड्स जो है बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है। ये सारे एबनॉर्मल हिमरेज जो रहता है, कहीं ना कहीं वहां पे पैथोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ये तकलीफ होती है। वातज रक्त प्रदर अगर हम लोग देखेंगे, तो वातज रक्त प्रदर में जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लैकिश होती है बहुत ज्यादा, उसमें झाग आता है, सीवियर बैकएक होता है, पेन होता है कटी में, सख्ती में, पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा सूजन रहता है। वातज रक्त प्रदर अगर होता है तो वहां पे बर्निंग होता है, जलन होती है बहुत ज्यादा, प्यास लगती है, चक्कर आता है, और वहां पे सूजन रहती है, और रेडनेस बहुत ज्यादा रहता है। श्लेष्मज रक्त प्रदर रहता है, तो क्लॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा, वहां पे पिंकिश या स्लिपरी और ठंडा ठंडा ऐसे शीत ऐसा रक्त प्रदर होता है, लेकिन वो वाइट डिस्चार्ज टाइप रहता है। और वहां पे पेन रहता है, नौशिया वॉमिटिंग रहता है, खांसी जुकाम रहता है, और जो भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसमें ऐसे क्लॉट्स आ सकते हैं, या थ्रेड टाइप में आ सकते हैं। ये होता है श्लेष्मज रक्त प्रदर। सन्निपातज में तीनों लक्षण आते हैं, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन रहती है। इसी तरह से एक होता है पित्तज रजोदुष्टि। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से जो रक्त प्रदर हुए वो बहुत ज्यादा पीला आ रहा है और येलोइश हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है और जलन होती है, फॉल स्मेल होता है, पित्त की दृष्टि होती है बहुत ज्यादा। तो इसमें वो रुकता नहीं है, कंटिन्यू आते रहता है, इसको बोलते हैं पित्तज रजोदुष्टि, पित्त के बढ़ने की वजह से होता है। एक होता है रक्तज गुल्म। अगर एमोनोरिया है, एमेनोरिया है और उसके बाद बहुत दिनों के बाद अगर, और वहां पे गर्भ बढ़ रहा है, गर्भ के बढ़ने के सारे सिम्टम है, लेकिन अंदर गर्भ नहीं होता है, और उसमें फिर जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें बहुत ज्यादा रक्त गुल्म में जो एमेनोरिया है उसके बाद जब ब्लीडिंग होती है तो वह भी बहुत एबनॉर्मल रहती है। इसी तरह से एक होता है अधोग रक्तपित्त। अधोग रक्तपित्त में यूरेथ्रा से भी आ सकता है, मूत्र मार्ग से आ सकता है, गुद मार्ग से आ सकता है, या योनि मार्ग से आ सकता है। ये होता है अधोग रक्तपित्त। गति ऊर्ध्व मध्यश्च रक्तपित्तस्य दर्शिता ऊर्ध्वा सप्तो विद्य द्वारा द्विद्वारा त्वग्धरा गति। तो ये रक्तपित्त के भी कारण हो सकता है। या शुक्रगत ज्वर होता है, उसमें भी ऐसे बताए, अगर शुक्र धातु में अगर ज्वर चला गया है उसमें भी ऐसा कंडीशन होता है, एबनॉर्मल हिमरेज होता है। उसकी तो चिकित्सा नहीं बताई, शुक्रगत ज्वर हम लोग धातु पाचक देते हैं तो शुक्र पाचक कुछ नहीं होता। शुक्रगत ज्वर में भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, वो मृत्यु तक लेके जाती है। तो अगर हम लोग देखें कि दोष लक्षण के हिसाब से देखें तो पित्तज रजोदुष्टि होती है, पित्तज योनि व्यापत होता है। व्याधि लक्षण के हिसाब से देखें तो रक्तज रजोदुष्टि होती है, अस्तृजा योनि व्यापत, रक्त अर्बुद, योनि अर्श, रक्त प्रदर, अधोग रक्तपित्त, परिप्लुता योनि व्यापत। ये कंडीशन में ऐसे होता है। या उपद्रव के रूप में देखें तो पित्तज ज्वर के उपद्रव में ऐसा होता है, या शुक्रगत ज्वर में ऐसा होता है, या अरिष्ट सूचक देखें तो रक्तज गुल्म में भी ऐसा हो सकता है। इन सबको अभी हमने कंसिडर किया, अब हम चिकित्सा में आएंगे, लेकिन मैं अब आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग कुछ बताइए, आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे हैं? हाँ, डॉक्टर पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? पल्लवी मैम, आप सुन पा रही हैं? कोई कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलिए प्लीज। अनम्यूट कर पा रही हैं क्या?
कोई बोलिए प्लीज, आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं क्या आप? हाँ, डॉक्टर तकदीर जी बोलिए, अनम्यूट करिए सर। नमस्ते सर। हाँ सर बताइए। सर हेमोरेजिस में सर एक चीज मैंने देखी है कि इन सभी में सर पित्त की डोमिनेंस बहुत होती है। हाँ इनके आर्तों में पित्त की डोमिनेंट काफी ज्यादा होगी। हाँ और इनको जितने भी अगर हम पित्त के सिम्टम्स पूछेंगे तो हाँ 90% पित्त के सिम्टम्स सभी बताएंगे कि हैवी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग में स्मेल आती है, उसमें हाँ। बुखार जैसा महसूस होता है, प्यास ज्यादा लगती है, गुस्सा ज्यादा आता है। हम्म, और इसमें इश्यू क्या होता है कि पित्त की वजह से वो इमेच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं ना, हाँ वो वो फूटने शुरू हो जाते हैं। कई बार वो पूरा ग्रो ही नहीं कर पाते हीट ज्यादा होने की वजह से, तो फिर वो सिस्ट की फॉर्म ले लेते हैं काफी हाँ बार। तो हाँ। उनकी रिपोर्ट्स में हेमोग्राफिक सिस्ट आता है काफी बार। तो अच्छा। हेमोग्राफिक सिस्ट भी अगर आए तो फिर भी यही प्रॉब्लम होती है, बस उसमें क्या होता है कि वो जो है एग बन रहा था वो ही सिस्ट की फॉर्म ले लेता है पूरा मेच्योर ना होने की वजह से। जी, आपने तो सही इसमें बताया सर। लेकिन तो अभी इसमें सर हेमरेजिक सिस्ट है तो लोग क्या करेंगे? रक्त पित्त की चिकित्सा करेंगे। लेकिन कभी कभी जी ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट है और उसको हेमरेजिक सिस्ट है, तो वहां पे रक्त पित्त की चिकित्सा नहीं, वहां पे प्रमेह मधुमेह की चिकित्सा करना पड़ेगा जी वहां जी पे। सर, मैं उसमें ऐसे ही हाँ करता हूँ साथ में। लेकिन मैं इन जितने भी ये हेमोग्राफिकल इश्यू होते हैं ना जिनको भी, उन सभी को मैं गुलकंद खाने को कहता हूँ साथ में। हाँ क्योंकि वो एक तो हार्मोन भी बैलेंस करेगी, दूसरा वो बॉडी के अंदर ठंडक भी पहुंचाएगी। हाँ, सही बताया आपने। ठीक है, अभी हम चिकित्सा पे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को हेतु निकालना बहुत जरूरी है कि ये हुआ क्यों है ऐसा। इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अनुरिता मैम, सविता पेठे मैम कुछ बोलना चाहते हैं? सब लोग सुनने वाले आए हैं अभी। हाँ बोलिए सर आवाज आ रही है मेरी या आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा कोई बात है? नहीं। सर आपने बहुत अच्छा ये बताया, लेकिन ये आजकल का इतना ज्यादा मात्रा में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है गायनेकोलॉजिकल इसमें। और इसमें आपने जो कवर किया उसके साथ में योनियोपैथी के जितने चरकोक्त 30वें अध्याय में बताए वो सारे योनि रोग आपको कुछ कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्मेट में दिखते ही है। उसका वजह है अति प्रमाण से रस और रक्त दृष्टि। और रस का जो धातु है वो आर्तव होने की वजह से, और मांसस दृष्टि, रक्त दृष्टि लीड्स टू मांसस दृष्टि, मेदोष दृष्टि, ये रेपरकेट करती है। तो इसलिए आपने जैसे बताया कि हेतु तो ये होना ही चाहिए, लेकिन आज का इंक्रीजिंग फॉर्मेट ऑफ इनफर्टिलिटी या बीज दोष की ये जो प्रॉब्लम है इसका बेसिक रीजन कहीं ना कहीं, सर मेरा शायद डिस्टरबेंस आ रहा होगा बिकॉज नहीं आई एम नहीं, इन जर्नी। आप आ रहे आप बोलते रहिए, आ रही सुन। है मेरी आवाज या? तो ये इन इतनी ज्यादा फॉर्मेट में ये प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है क्योंकि आज की जो मतलब आज 2 दिन से 3 दिन से मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो वहां पे भी इसी चीज का ये हो रहा था कि जो हमारी चर्याएं बताई गई है, ऋतुचर्या से लेके सूती का परिचर्या और रजपरिया रजस्वला के अवस्था में जो ये रहती वो सारी हम भूलते जा रहे हैं, करते नहीं है, जिसकी वजह से इतना आगे तक रेपरकेट होता है। अगर पीसीओडी या फिर राइट टाइम हमने ये योनि व्यापार ठीक नहीं किया और ऐसे में अगर कंसीविंग हुआ, मतलब कल एक इनफर्टिलिटी के ऊपर सेशन था तो उन्होंने, हम जब गर्भ ये जो गर्भशारी लेते हैं तो उसमें शुक्राणु से शुरू, राइट व्हेन यू आर नॉट, नहीं, अनुरिता मैम का आवाज नहीं आ पा रहा है फिर शायद। आपकी कंपैटिबिलिटी यहाँ तक आपने अगर विचार किया तब जाके कहीं सुप्रजा निर्मित का ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज ये कि ये जो योनि व्यापक और ये सारी चीजें हैं, उस इसमें आज की जो लड़कियां हैं, आज का जो स्त्री शक्ति है वो अपने करियर और अपने एजुकेशन के इसमें जो 4 दिन की इसमें मेंस्ट्रुअल डेज है उस वक्त में जो केयर लेना चाहिए, जो खान पान का या पोषण का, या फिर जो आज की सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नॉन एक्सरसाइजिंग, व्यायाम, जितने भी लक्षण, जितने भी हेतु हमारे स्ट्रेस से लेके सारी चीज बताई। कल मैंने शायद कुछ शेयर भी किया था ग्रुप पे, तो उसमें स्ट्रेस वाला वो जरूर देखिएगा। बिकॉज एंडोक्राइनोलॉजी डिस्टर्बेंस तक ये क्योंकि वही वजह है सर कि मॉडर्न से ज्यादा आयुर्वेद को रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज हम शरीर, मन और आत्मा, आप जैसे हेतु और ये सारे बता रहे, तो उस इसमें उस व्यक्ति की, उस लेडी की मानसिकता, उसका खुश रहना, उसका
हार्मोनल बैलेंस के लिए वो क्या करे, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और मतलब इतना ज्यादा हद तक ये बिकॉज ऑफ द माल प्रैक्टिस ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस एंड इंट्रायूट्राइन जो पिल्स लिए जाती है, या फिर स्पेसिंग के लिए या नॉन प्रेगनेंसी के लिए जो मिसयूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये इतना बड़ा हानिकारक हेतु है। लेकिन इसमें आप जब बिकॉज अभी जो जनरेशन है वो आप ओपन इससे अगर आप पूछते हो तो काफी सारी चीजें छुपाते भी है। और ये वजह है कि योनिवेपथ के इतने जितने हमारे इसमें आप जितना 30 चरकसान का जो चैप्टर है उसमें योनिवेपथ निकालेंगे ना सर, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्मेट में 21 उम्र छोड़ योनि रोग या योनि व्यापक या अस्थिक दर्द इसमें पेशेंट इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर वो गलती से एलोपैथ ट्रीटमेंट का हार्मोन इम्बैलेंस हार्मोन की ट्रीटमेंट लेके आती है तो फिर वो छोड़ ही दीजिए कि उसका पीसीओडी, उसका ओबेसिटी, उसका दुष्टि ऑफ रस रक्त, और फिर उसके बाद में कन्वर्टिंग इनटू इनफर्टिलिटी, ये आपको हिस्ट्री मिलता ही है। आपको आयुर्वेदिक के सिवा कोई दूसरा ट्रीटमेंट ही नहीं है इसमें। एलोपैथ ट्रीटमेंट नहीं करता है, रिजल्ट्स नहीं देता है। ये बोलना था। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। और तकदीर जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, वो मैंने भी एक चीज नोटिस की थी सर, कि जैसे हमारे आयुर्वेदा में सर जितनी डिटेल में मेंसेस के इश्यूज के ऊपर बात की गई है ना, मॉडर्न में सर कोई भी लेडीज कोई भी इशू लेकर आ जाए ना, वो एक ही बात कहते हैं सभी, आपका हार्मोनल बैलेंस हो गया और हार्मोन्स की पिल लगा देंगे। जी, सही बताया आपने। कोई सर कुछ नहीं है कि बॉडी में हीट बढ़ी है, कुछ कुछ इशू है, कुछ नहीं है, बस हार्मोनल बैलेंस है। कोई भी इशू हो मेंसेस का। तो उनके पास परमानेंट सर इलाज नहीं है कोई भी? सर दो ही चीजों में तो डिवाइड किया है, मैं ड्यूरिंग मेंसेस हो तो मेनोरेजिया, और अपार्ट फ्रॉम मेंसेस हो तो मेट्रोरेजिया। और दोनों की भी ट्रीटमेंट जो है जैसे सर ने बताया वैसे हार्मोन इम्बैलेंस का लेबल तो देते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करते वक्त में इंड्यूस्ड हार्मोन इम्बैलेंस भी होता ही है, तो जी जी। वही विषय चक्र में अटकते हैं। हाँ, जो मैम हमारे पास जो अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर आया हो तो उसे ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। ठीक है, ठीक है। सर अभी अब ट्रीटमेंट बताएंगे ना सर, तब देखिएगा कितना स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है आयुर्वेद का, और कितना सटीक ट्रीटमेंट है। आप जब जी देते मैम। हो ना छोटे छोटे योगों से रिजल्ट मिलता है। हाँ मैम, वही हमारा भी बेसिक काम इनफर्टिलिटी का ही है ना, सबसे ज्यादा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। जी, तो चलिए अभी हम चिकित्सा पे आते हैं। चिकित्सा में मैं बहुत सारी दवाइयां बताऊंगा, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बताऊंगा, एलोपैथी में क्या करते हैं, आयुर्वेद में क्या करते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जब चिकित्सा करते हैं ऐसे कंडीशन में जहाँ पे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है, एबनॉर्मल हिमरेज फ्रॉम यूट्रस एंड वजाइना हो रहा है, तो हम लोग 5 चीजें पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम हेतु बंद करते हैं, निदान परिवर्जन। हम पहले केस टिकिंग करते हैं और सारा हेतु निकालते हैं कि जो भी हमारे पास पेशेंट आई हैं उनको सम्मान देते हुए सारा केस टिकिंग करते हैं। तो रात को दही खा रही है क्या? तो मिलता है, हाँ रात को दही खा रही है। खट्टा चीज ज्यादा खा रही है, नमक ज्यादा खा रही है क्या? बहुत ज्यादा क्षार का सेवन कर रही है क्या? सब चीज हेतु मिलता है हमें। तो हमें हेतु सेवन बंद कराना है। दूसरा, दोषों का शोधन करना है, दोषों का शमन करना है, रक्त का स्थापन करना है, रक्त का संग्रहण करना है, और तिक्त रसात्मक द्रव्य, कषाय रसात्मक द्रव्य और मधुर रसात्मक द्रव्यों का सेवन कराना है जो पित्त का शमन करे। तो अगर दोषों का शोधन करना है तो दोषों का शोधन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग मेडिसिन से गर्भाशय की शुद्धि कर रहे हैं। यहाँ एलोपैथी में क्यूरेटिव डीएनसी करते हैं, डायलेटेशन क्यूरेटिंग, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन एलोपैथी का जो क्यूरेटिंग करते हैं डीएनसी, उससे वायु का प्रकोप होता है। कहीं पर भी शस्त्र क्रिया किया, लेखन करे गर्भाशय का लेखन, वो वायु का प्रकोप करता है। तो उसके साथ में डीएनसी किए हुए पेशेंट आ रहे हैं तो हमें बस्ती देना चाहिए, वहां पे जल्दी से जल्दी बस्ती देना चाहिए। ये भी एक चिकित्सा है, गर्भाशय लेखन करके। और मेडिसिन से हम लोग गर्भाशय की शुद्धि कर रहे हैं तो हम लोग दशमूलारिष्ट का सेवन कराते हैं। उसके बाद में हम लोग वहां पे कार्पास मुलासव, देवदारवारिष्ट, ये देते हैं। तो जो नेक्स्ट मेंसेस आएगा, ये रेगुलर देते हैं, उससे नेक्स्ट मेंसेस आएगा, गर्भाशय की पूरी शुद्धि हो जाती है। उसी तरह से दोषों का शमन करते हैं। तो दोषों का शमन करने के लिए हम लोग, पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है तो हम पित्त का शमन करने के लिए उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता जो बढ़ी है, इसलिए हम लोग कामदुधा रस देते हैं।
प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, मतलब पित्त दोष का शमन करने वाली सारी चिकित्सा करते हैं और रक्त की शुद्धि करने वाली चिकित्सा करते हैं। इसी तरह से यहाँ हम लोग रक्त का संग्रहण करते हैं या रक्त का स्थापन करते हैं। तो शोणित स्थापन गण जो है, चरक संहिता में शोणित स्थापन गण करके बताया है, चरक सूत्र सन 4 में शोणित स्थापन गण के द्रव्यों का सेवन कराते हैं, या फिर हम लोग रक्त का संग्रहण करते हैं, जैसे कि हम लोग पुष्यानुक चूर्ण देते हैं, तंडुलोदक देते हैं, उसी तरह से बोलबद्ध रस देते हैं और प्रद्रांतक लौ देते हैं। ये रक्त का संग्रहण करता है। शोणित स्थापन गण तो बहुत ही बेस्ट है उस पे। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर विस्तार से बताता हूँ। इसी तरह से तिक्त रस का सेवन कराते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। तिक्त रस दीपन पाचन कार्य करता है और एक तरह से रक्त को रोकने का काम करता है, दोषों का पाचन करने का काम करता है। तो तिक्त रस पित्त का शमन करता है, रक्त की शुद्धि करता है। तो हम लोग इसमें रस पाचक, रक्त पाचक द्रव्य और जो भी तिक्त रसात्मक द्रव्य है वो देते हैं, पित्त का शमन हो जाता है। और हेतु का सेवन करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलोपैथी साइंस में बिल्कुल भी नहीं बताया है हेतु सेवन। उनके साइंस में है ही नहीं। वो अगर कोई दही खा रहा है तो बोलेंगे दही खाते रहो, अगर दिन में सो रहा है तो दिन में सोते रहो, अगर बोल रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा जैम खा रहा है, टोमेटो सॉस खा रहा है, टमाटर का सेवन ज्यादा कर रहा है, चिल्ली सॉस बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहा है, पानी पूरी खा रहा है बहुत ज्यादा, मतलब बाहर का चाट मसाला खा रहा है, बहुत ज्यादा तेल में बनाया हुआ चीजें खा रहा है, एक ही तेल में बनाए हुए पकोड़े खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो पित्त की दुष्टि करते हैं। तो हेतु सेवन बंद करना, जंक फूड बंद करना बहुत जरूरी होता है। घर का जो रोटी सब्जी है, घी, इसका सेवन कराने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और फिर क्या है कि कुछ एलोपैथी के मेडिसिन भी रहते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। आप लोग बताएंगे वो एलोपैथी वाले ड्रग्स। आयुर्वेद में हम लोग मतलब प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। आयुर्वेद में तो शोणित स्थापन गण है और हम लोग शमन और शोधन करते हैं। एलोपैथी में तो क्यूरेटिव करते हैं, कभी कभी ये नहीं होता है तो वो हिस्टेक्टोमी कर देते हैं या ओवरीज निकाल देते हैं। और अगर वो कैंसर जैसे हैं तो रेडियोथेरेपी करते हैं। आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, चरक चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर में 88 से 90 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया है कि रक्त योन्यम आश्रिक वर्ण अनुबंध समीक्षा च, मतलब रक्त की योनि में हम लोग रक्त का वर्ण किस तरह से आ रहा है, उसमें कौन सा अनुबंध है, समीक्षा च मतलब देख के, तथा कुर्याद यथा दोषण रक्त स्थापन औषधम, तो वात पित्त कफ क्या बढ़ा हुआ है उस हिसाब से शोणित स्थापन की दवाइयां देते हैं। तिल चूर्णम दधि घृतम पाणितम शौकरी वसा शौद्रन संयुक्तम पेयम वाता स्निग्धम नाशनम, मतलब तिल का चूर्ण देते हैं, तिल का पिसा हुआ चूर्ण देते हैं, अस्रिग्धर में काम करता है। दही के साथ देते हैं, दही अनुपान है जो वो मेडिसिन को लेके जाता है। घृत देते हैं, पाणित देते हैं और सुअर की वसा देते हैं, मधु के साथ देते हैं। तो ये जब देते हैं तो वातक अस्रिग्धर है उसमें फायदा करता है। उसी तरह से बताया है कि वराहस्य रसो मेधा सकोलथो अनादि के शर्करा शौद्र, मतलब चीनी का कोई चीनी से बना हुआ ठंडा शरबत देते हैं, मधु देते हैं, यष्टि मधु देते हैं, शुंठी देते हैं। और कुल्थी के क्वाथ के साथ हम कोई मतलब आसवरिश देते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। दूध के साथ उत्पल, शालुक, विष, काले ये देते हैं। दूध के साथ हम लोग शर्करा देते हैं या मधु देते हैं, तो पित्तक अस्त्रिकधर में फायदा होता है। इसी तरह से बोला है तंडुल्य जटा कल्का सौद्र रसांजना तंडुल्य सपीतो, मतलब जो चावल को भिगो के जो हम पानी रहता है वो हम अगर देते हैं तो अस्त्रिकधर में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हारित संहिता में शतावरी घृत बताओ। शतावरी घृत में क्या क्या है, तो शतावरी मधुकम बलाच सीता काकोलिका दाड़िमा मेधा शीर विदारिका च फलिनी सा तिर्णकम बला सिद्धा गोपया साज्यकम हितभेदम माने च बस्तीषु योनो मेड गुद प्रवृत्ति रुद्रम अन्यात सकाशयम, मतलब इसमें शतावरी घृत में शतावरी है, यष्टि मधु है, बल्ला है, चीनी है या मिश्री है, काकोलिका, दाड़िम है, शीर विदारिका, और ये सब हम बला है, तिंडिटक है, ये सब हम जब घृत सिद्ध करके देते हैं तो अस्त्रिकधर में फायदा होता है। या मृद्विका घृत जो मनुका से बनाया हुआ सिद्ध घृत है, उससे फायदा होता है। रक्तातिसार में और बताया है कि इसमें हम लोग
दाड़िम और धातकी से बनाए हुए घृत देते हैं, फायदा होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, जो चंदन है, उशीर, मंजिष्ठा, पटोल, फिर मधुक मतलब महुआ, यष्टि मधु, रक्त चंदन, दोनों पुनर्नवा, पद्मक, सारिवा, जीरा धनिया। जीरा धनिया का फांट बहुत अच्छा फायदा करता है, और दूध के साथ हम देते हैं तो ये पित्तक अस्त्र में फायदा करता है। इस तरह से पुष्यानुक चूर्ण है, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसमें हम लोग और क्या क्या देते हैं, तो चंदन देते हैं, इलायची, शुंठी, मधुक, ये सब का द्रव्य देते हैं। उसी तरह से जीरकाद्य वलेह देते हैं, मुदगाद्य घृत देते हैं, शालमली घृत देते हैं, शीर कल्याणक घृत, कुष्मांड घृत, प्रदर रिपुरस, बोल परपटी, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और हम लोग विरेचन देते हैं, महातिक्त घृत का विरेचन देते हैं, तो पित्तक अस्त्रिग्धर में फायदा होता है। उसी तरह से कफज अगर अस्त्रिग्धर है तो यष्टि मधु, त्रिफला, लोद्र, मुस्ता ये देते हैं, और वहां पे वमन कराते हैं, और गुड़ुचि और नीम देते हैं, तो कफज अस्त्रिग्धर में फायदा होता है। फिर इसी तरह से मतलब पित्त का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वासा का कषाय देते हैं, चंदन आदि चूर्ण देते हैं, उत्पल आदि चूर्ण, मधुकाद्यव ले, पुष्कर ले, ऐसा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दवाइयां बताई हैं। प्रद्रांतक रस देते हैं, सर्वांग सुंदर रस, प्रद्रारी रस, रत्न प्रभावटिका, शिला जतुवटिका, प्रद्रारी लौह, प्रद्रांतक लौह, अशोका रिश देते हैं, बहुत अच्छा फायदा, कुटजा रिश देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है, अलग अलग। और इसी तरह से अगर अस्त्रिग्धर है तो हम लोग बेड रेस्ट बोलते हैं, हेड लो पोजीशन में, कोल्ड कॉम्प्रेसेस देते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में ठंडा कोई कपड़ा को गीला करके वहां रखने को बोलते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं, फिर उसमें डुशेस देते हैं बहुत सारा कॉम्बिनेशन। तो सौराष्ट्री जो फिटकरी का पानी होता है उसका हम लोग डिप करके वहां पे वजाइना सर्विक्स के एरिया में डुश रखते हैं, उससे फायदा होता है। उसी तरह से बस्ती देते हैं, तो चंदन वाला लाक्षादी तेल का बस्ती देते हैं। और हम लोग शोधन करना चाहते हैं तो हम लोग काला बोल, सर्ज, शतपुष्पा का तेल का बस्ती देने से भी फायदा होता है। शोधन भी करता है, बृहण शमन सब करता है। लता करंज का प्रयोग करते हैं। शमन करना है तो हम लोग मोचरस, कुटज, दुर्वा, अशोक ये देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पुष्यानुक चूर्ण, शतावरी घृत, कुष्मांड खंड, बोल परपटी, प्रद्रांतक रस, प्रद्रारी लौह, जीरकाद्यवलेह, अशोकारिष्ट, टंडुल्य, फिर रसांजन, लाक्षा मधु, धातकी का पुष्प, पुग के जो सुपारी का जो फ्लावर होता है वो मधु के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सबसे पहले तो क्या कारण है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें सोनोग्राफी करके पूरा देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो सर्जरी करना पड़ता है। योनि हर्ष है, मां सर्बुद है, तो उसका सर्जरी से हो सकता है क्या कि मेडिसिन से हो सकता है, वो देखते हैं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो सर्जरी ही करना, क्वाटरी करना ही बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और बाद में हम लोग मेडिसिन से कवर करते हैं। अब आप लोग बताइए इस टॉपिक पे आप लोग का क्या कहना है। पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर पल्लवी मैम, वैशाली मैम, अस्त्रिग्धर में, रक्त प्रदर में आप लोग का क्या मत है? कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है? शशि मैम, बीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप लोग? शशि मैम, बीना मैम। हाँ हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सिर्फ 10 बार के केस में सर पहले डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है, तो जैसे आपने बताया वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हेतु का निदान का परिवर्जन होगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजों के मिलते हैं, मतलब एक तो आहार विहार का भी रहता है, जैसे पित्तज बहुत रहता है, या कुछ लोग का रात्रि जागरण वगैरह रहता है, या स्ट्रेस के हेतु बहुत मिलते हैं, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। और साथ में जैसे लोग बहुत ज्यादा एबॉर्शंस वगैरह जो लोग कई बार कराते हैं, उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोग क्या होता है कि मतलब कंसेप्शन हुआ है और उस टाइम में फिर एमटीपी पिल्स वगैरह जो खा लेते हैं एबॉर्शंस वगैरह के लिए, तो उसमें भी इस तरह की सिचुएशंस होती है। तो हेतु निकालना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है, और जब हेतु निकल जाता है तो फिर निदान परिवर्जन कराना है, साथ में उसकी दिनचर्या को बहुत ज्यादा व्यवस्थित करना है, और फिर मेडिसिन चला करके कर लेते हैं। अगर सिंपल सा रहता है, कई बार कुछ पेशेंट्स का होता है, जैसे मेरी फ्रेंड थी एक बार, उनका था तो डिस्टेंट थी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं हो पाई थी, मतलब बहुत मेडिसिन वगैरह नहीं ली थी, और जैसे फाइब्रॉइड वगैरह बहुत की साइज बड़ी थी, तो फिर सर उस केस में तो फिर ऑपरेट ही करना पड़ता है। जी सर, थैंक यू सर।
आप कुछ योगा और मर्म थेरेपी वगैरह बता सकती है? योगा, सर योग प्राणायाम। के केस में तो ये है कि पेल्विक रीजन के जितने भी आसन होते हैं, मतलब परेशानियां होती हैं, उसमें 4 आसन बहुत काम करते हैं। जैसे सर्वांगासन, फिर उसका काउंटर पोज हलासन, हलासन के बाद पश्चिमोत्तासन और उष्ट्रासन। तो जितनी भी पेल्विक डिसऑर्डर की डिसीज हो, चाहे मेल की चाहे फीमेल की, तो उससे होता क्या है कि वहां का ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो जब ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो वहां पर हीलिंग जल्दी होती है। पहली बात तो ये होता है। अब ऐसे केस में तो नहीं कराते हैं जब इस टाइम, जब इस तरह की चीजें चल रही हैं, पर शवासन इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। ओम का उच्चारण बहुत बढ़िया काम करता है। भ्रामरी बहुत बढ़िया काम करेगी। और कुरपर मरम का सर स्टिमुलेशन करा सकते हैं। इंद्रबस्ती मरम का तो नहीं कराएंगे, क्योंकि इंद्रबस्ती मरम से तो फिर और ज्यादा ब्लीडिंग होगी। और ड्यूरिंग द पीरियड तो कोई भी मरम नहीं करने होते हैं। लेकिन वैसे जो है वो अपनी रूटीन को, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें और नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम तो करें ही करें। तो सब में सर वही होता है कि हेतु खूब बढ़िया मिलता है, साथ में मतलब खास करके स्ट्रेस वाला हेतु मिलता है। और खाने पीने में जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो ये सब वजह रहती है। या कई बार होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी वाला केस जो रहता है कि बहुत सारे अबॉर्शंस कराए हुए हैं, नहीं चाहिए था, तो उसकी वजह से, या एंटी पिल्स की लंबी हिस्ट्री रही है, या और कुछ मेडिकेशंस बहुत लंबा उन्होंने खाया है। तो हेतु तो सर ऐसे केसेस में बहुत निकलते हैं। और जैसे मैम ने कहा, बात भी सही है, बहुत सारे पेशेंट्स अपने सारे हेतु बताते नहीं है। तो फिर हम ये मान लो कि कुशाणु चूर्ण दे दें या बोलबद्ध रस दे दें, इस तरह की कोई चीजें, या अर्श की जो चिकित्सा वाली चीजें हैं, वो सब ये सारी चीजें इसमें काम करेंगे। जैसे कुटजा रिस्ट है, या कई सारे पेशेंट्स को तो सर चंदन मला लाक्षादि के मात्रा बस्ती से और नाक के सर चूर्ण से भी तुरंत तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है। तो बहुत सारे वजह हो सकती है, या बहुत सारा ट्रीटमेंट के तरीका हो सकता है एग्जैक्ट तो नहीं कुछ कर सकती। हाँ, लेकिन कई सारे पेशेंट्स का हुआ है, जैसे एलोपैथी वालों ने बोल दिया कि भाई पेशेंट को घर ले जाओ, अब हम नहीं संभाल पाएंगे। तो ऐसे केस में चंदन वाला लक्षाद की बस्ती और नाक के संचूर्ण ओरली बहुत बढ़िया काम किया। जैसे 3 ग्राम में सिंगल डोज दे दिया और उसके बाद में 1 ग्राम की डोज रिवाइज कर दी 4 घंटे के बाद में, तो उससे मतलब तुरंत रिजल्ट आ जाता है। और बाद में वही है, लघु आहार पर रखना है, या तंडुलोदक वगैरह, ये सब सारी चीजें हैं, मंड वगैरह देना है अगर पेशेंट को भूख लगती है तो। क्योंकि अगर ये चीज हो रहा है तो इसमें रस धातु रक्त धातु दोनों की दुष्टि है, और लॉन्ग टर्म में फिर पटोल वगैरह इस तरह की चीजें देना अच्छा है। जी सर। बहुत अच्छा थैंक बताया यू। आपने। और कोई बोलना चाहते हैं? अनुरिता मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? थैंक यू सर। वीना मैम कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर वीना मैम, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए मैम। ठीक है, नहीं बोलना है तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।